हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आलोक पटेल और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स रेफरेंस पर, जहां पर आप फिजिक्स समझते हैं, सीखते हैं और एंजॉय करते हैं। जैसा कि ये मेरा दूसरा लेक्चर है इस चैनल पर, आपने मेरा पहला वीडियो देखा ही होगा। अगर नहीं देखा होगा तो उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पर जाकर के आप उस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 12 का फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, यानी हम दो तरीके से इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स चैप्टर को स्टडी कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स इस चैप्टर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे, पहला इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड दूसरा फील्ड्स। आज हम आपको इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में बताएंगे, इलेक्ट्रिक चार्जेस की प्रॉपर्टीज के बारे में बताएंगे, इलेक्ट्रिक चार्जेस से कौन सा फॉर्मूला जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में किस तरह से फोर्सेस रखती हैं, किस तरह का अट्रैक्शन होता है, किस तरह से रिपल्शन होता है, इलेक्ट्रिक चार्जेस के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या है, उन सभी के बारे में आज हम आप सभी को बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस से। इलेक्ट्रिक चार्जेस पढ़ने से पहले आप सभी का एक टॉपिक के बारे में जानना बहुत जरूरी है। हालांकि इस टॉपिक से, या जो मैं अभी आपको 2-3-5 सेकंड में बताने वाला हूं, इससे आपके एग्जाम में उतना कुछ खास आता नहीं है, फिर भी आपकी जानकारी के लिए ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा गोल आपको हर एक एक्यूरेट इंफॉर्मेशन बताना होता है। इसलिए तो चलिए चलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच जिसके बिना फिजिक्स बहुत अधूरा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हम दो पार्ट्स में पढ़ सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। नाम से ही पता चल रहा है, इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में हम चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं जब चार्ज रेस्ट में होता है, और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स साइड में हम चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं जब चार्ज मोशन में होता है। चार्ज रेस्ट में होने की वजह से उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज जनरेट होती हैं, और चार्ज मोशन में आने की वजह से भी उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज जनरेट होती हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक को अभी हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को मैं आपको थोड़ा सा उसकी झलक देना चाहूंगा। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आप चार्ज जब मोशन में होगा उसके बारे में स्टडी करेंगे। चार्ज के मोशन में आने की वजह से उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज जनरेट होती है, जैसे कि पहला इलेक्ट्रिक करंट। कभी भी चार्ज जब रेस्ट में होता है तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी नहीं होती है। दूसरा मैग्नेटिज्म। आगे जाकर एक दो चैप्टर्स के बाद आप क्लास 12 की फिजिक्स में ही मैग्नेटिज्म चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें चार्ज मोशन में होगा। उस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके हम बहुत सारी चीजें बनाएंगे, वो चीजें हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे। तीसरी और जो मेन टॉपिक है वो है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट जो आपके घरों में आता है, इससे पहले आपको जानकर हैरानी होगी कि अल्टरनेटिंग करंट के इन्वेंशन से पहले हमारे घरों में डायरेक्ट करंट आया करती थी, डीसी करंट आया करती थी, जो कि सर थॉमस अल्वा एडिसन ने बनाई थी। और इसमें एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लाया, एक बहुत बड़ी क्रांति लाई निकोलस टेस्ला ने, जिन्होंने अल्टरनेटिंग करंट का इन्वेंशन किया। तो चलिए चलते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस की ओर। तो जैसा कि हमारा आदत है, किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक फ्लो चार्ट बनाता हूं, ताकि आपको समझने में आसानी हो और मुझे समझाने में आसानी हो। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्जेस स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि सबसे पहले बोर्ड पे एक बना हुआ फ्लो चार्ट अपने कॉपी में उतार लें। सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं। इलेक्ट्रिक चार्जेस टॉपिक में हम सभी को बेसिकली टू काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस पढ़नी है। उसके बाद कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स का क्या रोल होता है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक चार्जेस की क्या बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि एडिटिविटी, कंजर्वेशन एंड क्वांटाइजेशन। ये वर्ड्स जो है थोड़े आपको नए लग सकते हैं, लेकिन आगे जाकर के क्लास 12 में आप इन सारे वर्ड से बहुत ज्यादा फेमिलियर हो जाएंगे और आपको ये सारी चीजें बहुत आसान लगने लगेंगी। आगे चल के हमें कूलॉम अंकल के साथ मुलाकात करनी होगी। कूलॉम अंकल ने हमें कौन सा फोर्स दिया था जिसके वजह से आज बहुत सारी इन्वेंशंस हुई हैं, बहुत सारी, जैसे कि आप एक्सरे मशीन देख सकते हैं, जिसके बेसिस पर
जिसके इलेक्ट्रोस्टैटिक के बेसिस पर वो पूरा जेरोक्स मशीन काम करता है, एक्सरे मशीन काम करता है। तो चलिए आप सबसे पहले इस फ्लो चार्ट का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो चलते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस की तरफ। अब हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस कितने काइंड्स के होते हैं और उन सभी को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, और हमें कैसे पता चला, इसकी क्लासिकल स्टोरी क्या है, हमें कैसे पता चला कि चार्जेस दो तरह के ही होते हैं, या इससे ज्यादा क्यों नहीं होते, या इससे कम क्यों नहीं होते हैं। तो चलिए पहले डेफिनेशन की ओर ध्यान देते हैं। जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ मैटर व्हिच गिव्स राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट्स। सबसे पहले इस पूरे डेफिनेशन में आप ध्यान देंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स of matter which give rise to electric force between various objects। elementary particles एटम के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं, उन्हीं को elementary particles कहते हैं। ये जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी वर्ड है, इसका मतलब है ये एक ऐसी एटम की किसी भी ऑब्जेक्ट की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर आप फर्दर रिसर्च नहीं कर सकते हो। जैसे कि आपको एग्जांपल के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट का मास लेते हैं, जैसे इस मार्कर का अगर मैं वेट करूं, हो सकता है इसका 250 ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम, कितना भी हो, तो आप इसके ऊपर ज्यादा रिसर्च नहीं कर सकते कि यार इस मार्कर की जो वेट है वो 50 ग्राम से क्यों नहीं है, क्यों है 50 ग्राम, 51 ग्राम भी तो हो सकते थे। आपको लोग पागल कहेंगे, क्यों? क्योंकि 50 ग्राम है तो है, अब इसके ऊपर आप ज्यादा रिसर्च नहीं कर सकते हो। और एटम की इसी तरह से जो चार्ज होता है वो एटम की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम होता है, और प्रोटॉन का भी जो चार्ज होता है वो 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम होता है। ये बातें हमें एक्सपेरिमेंट से पता चली हैं, और एक्सपेरिमेंट्स की बातों को हम नकार नहीं सकते। जो हाइपोथेसिस होती हैं उनको हम एक सेकंड के लिए मान भी सकते हैं कि वो गलत चीजें हैं, लेकिन जो एक्सपेरिमेंट चीजें हो सकती हैं उसके ऊपर हम फर्दर रिसर्च करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन हमें कुछ हासिल नहीं होगा। इसी तरह से चार्ज जो है वो एटम की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, जो कि ऑब्जेक्ट व्हिच गिव्स राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। हमारे इस चैप्टर का मेन मकसद जो है, हमारे इस चैप्टर का जो मेन गोल है वो इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है। किसी भी ऑब्जेक्ट से हमें किस तरह की फील्ड मिलती है, उस फील्ड का हम लोग किस तरह से एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस की प्रॉपर्टीज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। क्लास 11th में आपने वीडियो में देखा होगा, आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा तो हम क्लास 11 की भी वीडियो लेक्चर्स अपने चैनल स्कॉलर्स रेफरेंस पर डाल रहे हैं। आप हमारे साथ लगातार जुड़े रह सकते हैं आगे की पढ़ाई के लिए। तो चलिए चलते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट कूलम होता है, और इसे सिंबल में कैपिटल सी लिखते हैं। प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। प्रोटॉन की जैसे मैंने इन दोनों की चार्जेस आपको बताई, 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम। चार्जेस दोनों की सेम होती हैं, मासेस में डिफरेंस होता है। प्रोटॉन को या पॉजिटिव को हम लोग आगे की क्लास 12 में, आपने क्लास 11 में भी देखा होगा, इन सब सिंबल्स को आपको याद रखना होगा, क्योंकि इसी से हम शॉर्टकट से आगे की पढ़ाई करेंगे। एक बात मैं और आपको बता देना चाहता हूं कि जो चार्ज होता है और जो मास होता है दोनों इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, लेकिन इन दोनों में बहुत ज्यादा अंतर होता है। तो उस डिफरेंस को समझने के लिए चलिए चलते हैं हम आगे। तो आइए चलते हैं चार्ज और मास के बीच में क्या डिफरेंस होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चार्ज और मास दोनों ही इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। यही जो प्रॉपर्टी है इन दोनों में सिमिलर है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो चार्जेस एंड मासेस को एक दूसरे से डिफरेंस करती हैं। तो आइए देख लेते हैं उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं कि चार्ज और मास, चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव
दोनों हो सकता है। अभी मैंने आपको बोर्ड पर लिख करके बताया था और फ्लो चार्ट में भी आपने देखा था कि प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज का होती है। हालांकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन उन दोनों का बिहेवियर और उन दोनों का साइन डिफरेंट होता है। लेकिन मास के साथ ऐसा नहीं है। मास एक बहुत ही अलग चीज है। मास हमेशा ही पॉजिटिव हो सकता है, मास हमेशा पॉजिटिव होगा, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता। जैसे कि आप मिठाई के दुकान पर जाते हैं तो आप देखते हैं, आप दुकानदार से मांगते हैं कि मुझे 5 किलो मिठाई चाहिए। आप ये नहीं बोलते कि मुझे पॉजिटिव 5 किलो मिठाई चाहिए या नेगेटिव 5 किलो मिठाई चाहिए। अगर ऐसा बोलते हैं तो दुकानदार आपको पागल समझेगा या खुद को पागल कर लेगा। ठीक है, तो मास जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। एग्जाम्पल भी मैंने लिख रखा है 5 kg 3 kg। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, चार्ज जो होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड होता है। मतलब आप चार्ज को अगर लाइट की स्पीड से भी लेकर के कहीं भी जाते हो, ट्रैवल करते हो, चार्ज अगर लाइट की स्पीड से भी ट्रैवल करता है तो वो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन वहीं पर मास के साथ ऐसा कुछ नहीं है। मास के साथ हम देखते हैं कि मास जो होता है वो डिपेंडेंट ऑन स्पीड होता है। सर आइंस्टीन ने मास और स्पीड के बीच में एक रिलेशन बताया था जो मैं आपको बोर्ड पर बताता हूं। ये इक्वेशन सर आइंस्टीन द्वारा दिया गया है उनके समय में। ये इक्वेशन हमें बताता है कि किस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास होता है वो स्पीड पर डिपेंड करता है। किस तरह से, ये जो मास आप देख रहे हैं m, ये जो है ऑब्जेक्ट का मास है। ऑब्जेक्ट का मास है जब वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। ये m0 जो मास आप देख रहे हैं ये ऑब्जेक्ट का मास है जब ऑब्जेक्ट मोशन में है। ऑब्जेक्ट मोशन में अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। सॉरी, ये हाँ, ये ऑब्जेक्ट का मास जो है वो मोशन में है और ये v स्क्वायर जो है वो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है। मतलब आप ऑब्जेक्ट को या किसी मास बॉडी को किस स्पीड से लेकर के जा रहे हो, वो अगर आप इस फॉर्मूले में रखते हो और लाइट की स्पीड रखते हो तो आपको देखने को मिलेगा कि वो जो मास होगा उसके वैल्यू में बहुत डिफरेंस होगी। तो आइए चलते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस की तरफ, आगे प्रोसीड करते हैं और आगे की चीजें तो आगे की तरफ चलते हुए इस चैप्टर में हम कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स की ओर चलते हैं। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स से आप नई या पहली बार नहीं मिल रहे हैं। कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में आप क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं। आपको बस एक माइनर सा डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिलेगा। आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। कंडक्टर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक करंट के कैरियर्स होते हैं और इलेक्ट्रिक करंट को ट्रांसफर करते हैं। जबकि इंसुलेटर में ऐसा कुछ नहीं होता है, इसमें एंगेज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो अपने में ही परेशान रहते हैं। इसका एग्जांपल आप समझ सकते हैं, जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आवारा और एकदम नालायक बच्चे होते हैं अपनी माँ के, जो हमेशा गली में खेलते रहते हैं और उनको कभी उनकी माँ को कोई टेंशन नहीं होता है या उनके पेरेंट्स को कोई टेंशन नहीं होता है कि अपने बच्चों को बुलाएं, उन्हें स्कूल भेजे पढ़ने के लिए। उस तरह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमेशा घूमते रहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी मेटल में हमेशा घूमते रहते हैं और जो भी मिल जाता है उसको अपने साथ लेकर चले जाते हैं। और इंसुलेटर्स जो होते हैं इनके पेरेंट्स बहुत जागरूक रहते हैं, बहुत केयर करते हैं अपने बच्चों का। वो कभी इन्हें आवारा स्टूडेंट्स के साथ या आवारा बच्चों के साथ जाने नहीं देते। ये कहीं जाना भी चाहते हैं तो वो उन्हें स्ट्रॉन्ग फोर्स से खींच करके रखते हैं, अपने घर में दबा करके रखते हैं, बाहर नहीं जाने देते हैं। तो ये एंगेज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इनकी वजह से, इनके एंगेज होने की वजह से इंसुलेटर्स में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो पाता क्योंकि कोई कैरियर नहीं होता है। तो कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स में एक माइनर डिफरेंस जो आपको क्लास 12th में देखने को मिलेगा वो ये है कि कंडक्टर्स, अगर हम किसी भी, जैसे कि आपको देखने, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को या किसी मेटल को अगर मैं चार्ज करता हूँ, चार्जिंग दो तरीके से हो सकता है, या तो कांटेक्ट करके आप किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करिए या फिर इंडक्शन के थ्रू आप किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करिए।
तो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट के थ्रू या फिर इंडक्शन के थ्रू चार्ज करते हैं, तो जो कंडक्टर में चार्ज होता है वो ऑब्जेक्ट को हटाने के बाद, यानी इंड्यूसिंग ऑब्जेक्ट को हटाने के बाद जो उसमें चार्ज इंड्यूस कर रहा है, वो जो चार्ज होता है कंडक्टर में पूरी तरीके से स्प्रेड हो जाता है, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वो पूरे ऑब्जेक्ट के सरफेस में पूरी तरीके से फैल जाता है। और इंसुलेटर्स में क्या होता है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी इंड्यूसिंग चार्ज या किसी इंड्यूसिंग बॉडी से चार्ज करते हैं, तो जो चार्ज हम उसे देते हैं, जिस पोजीशन पर देते हैं, वो चार्ज वहीं पर रह जाता है। भले आप उसमें इंड्यूसिंग ऑब्जेक्ट को रखें, उसके कांटेक्ट में रखें या फिर कांटेक्ट से हटा दें, जो भी चार्ज होगा वो एक ही पोजीशन पे लगा हुआ होता है। तो यही माइनर डिफरेंस होता है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स में। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस टॉपिक को पढ़ने में हमें किसी भी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, और ना ही ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे क्लास 12 के लिए। ये टॉपिक हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमें एक बेसिक आइडिया हो जाए, ताकि हम आगे की चीजों को आसानी से समझ पाएं और आगे की तरफ हम आसानी से प्रोसीड कर पाए, और हम आपको आसानी से समझा सकें और आप आसानी से समझ सकें। तो आगे की तरफ चलते हुए हम चार्जेस की आपको बेसिक प्रॉपर्टीज बताएंगे। बेसिकली चार्जेस की तीन बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं, पहला एडिटिविटी, दूसरा कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस एंड तीसरा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या होता है। जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है कि एडिटिविटी, इसका मतलब अगर आपके पास कोई एक आइसोलेटेड सिस्टम है, एक आइसोलेटेड सिस्टम है और उसमें आपके पास 1 कूलम, 1 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम और -4 माइक्रोकूलम, ये चार्जेस आपके पास किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में अवेलेबल है। तो आप इन चार्जेस को बेसिक मैथमेटिक्स के थ्रू आप इसे ऐड कर सकते हो, आप इसे बेसिक मैथमेटिक्स के थ्रू सम कर सकते हो, आपको इस आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज पता चल जाएगा। अब इस तरह से ये अगर चार्ज फैला हुआ है पूरे आइसोलेटेड सिस्टम में, तो आप इसे क्या कहेंगे, इसका चार्ज क्या है? आप इसे 1 माइक्रोकूलम कहेंगे, 2 माइक्रोकूलम कहेंगे या -4 माइक्रोकूलम कहेंगे। ये सारी चीजें जो होती हैं आइसोलेटेड सिस्टम में, अगर बहुत सारी सेम चीजें होती हैं तो वो आपस में मिल करके एक रिजल्टेंट वैल्यू देती हैं। तो इसी तरह से जैसा कि हमने बताया भी था कि एडिटिविटी जो चार्ज होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, और स्केलर क्वांटिटी को हम जोड़ सकते हैं बेसिक मैथ्स के थ्रू। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मतलब होता है कि अगर किसी आइसोलेटेड सिस्टम में बहुत सारे चार्जेस हैं तो हम उनसे आपस में जोड़ सकते हैं और उसकी रिजल्टेंट वैल्यू पता कर सकते हैं। दूसरी पे आते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये आप क्लास 9 एंड क्लास 10 में भी पढ़ चुके हैं कि चार्ज neither be created and nor be destroyed but it can be transferred from one body to another body। चार्ज को कोई बना नहीं सकता है, ना ही कोई चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकता है, बस चार्ज को एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर किया जा सकता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे कांटेक्ट के थ्रू या फिर चार्जिंग बाय इंडक्शन के थ्रू। ओके, आगे की तरफ बढ़ते हुए हम बात करते हैं तीसरी प्रॉपर्टी की, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सबसे पहले मैं आपको क्वांटाइजेशन वर्ड का मतलब बता देना चाहता हूं कि क्वांटाइजेशन वर्ड जो होता है इसका मतलब होता है समथिंग अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। समथिंग अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट, जैसे कि चार्ज जो होता है, चार्ज आपको कहीं भी किलो के भाव से नहीं मिलेगा, आपको कहीं भी थोक के भाव से चार्ज नहीं मिलेगा। चार्ज जो होता है ये आपको एक फिक्स्ड अमाउंट में मिलता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्वांटाइजेशन वर्ड का मतलब होता है समथिंग अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। Something available in fixed amount. Quantization of charge. The smallest charge that can exist independently is charge on one electron. मैंने आपको अभी बताया था कि चार्ज को आप किसी भी शॉप पर किलो के भाव से या फिर थोक के भाव से होलसेल की रेट पर नहीं खरीद सकते। चार्ज जो होता है, चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर आपको बताना होगा तो वो एक इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज होता है। जैसे कि अगर आप बताते हो कि किसी भी ऑब्जेक्ट का, जैसे अगर मैं इस मार्कर को इलेक्ट्रीफाई कर दूं, इसमें चार्ज इंड्यूस करा दूं, तो इसमें जो चार्ज होगा इसकी क्वांटिटी आप इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज कर सकते हो। जैसे
फंडामेंटल चार्ज क्या होता है, सबसे पहले आपको वो समझना होगा। E is equals to 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम, इसे हम फंडामेंटल चार्ज कहते हैं। और इसी की मल्टीपल हम किसी भी ऑब्जेक्ट का चार्ज को बताते हैं। जैसे कि अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है और उसका जो चार्ज है वो आपको पता करना है, तो इसके लिए आपके पास फिजिक्स में एक बहुत ही बेहतरीन और सुंदर सा फॉर्मूला होता है, Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एम ई। यहाँ पे प्लस माइनस साइन जो है वो इंडिकेट करता है कि चार्ज जो है वो प्लस और माइनस, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो n है, ये n जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल है। दैट मीन्स यहाँ पर आप 1 2 3 4 से लेकर के इनफाइनाइट तक या फिर -1 से लेकर के इनफाइनाइट तक आप कुछ भी लगा सकते हो। और इंटीग्रल मल्टीपल चार्जेस किस किस फॉर्म्स में हो सकती हैं, इस फॉर्मूले की हेल्प से मैं आप सभी को दिखाता हूं। जैसे कि Q इज इक्वल्स टू प्लस E प्लस 1E प्लस 2E प्लस 3E, ऐसे ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक हम जा सकते हैं। और Q इज इक्वल्स टू -1E -2E -3E, इस तरह से करते हुए हम इंफिनिटी तक जा सकते हैं। तो चार्जेस किसी भी बॉडी की पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती हैं, बशर्ते वो फंडामेंटल इंटीग्रल मल्टीपल होनी चाहिए। ओके, तो आज की वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। आगे की वीडियो में हम इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में और आगे स्टडी करेंगे और आगे प्रोसीड करेंगे। मैं देखता हूं कि आप वीडियोस सारे देख लेते हो, आप वीडियोस में व्यू देते हो, पर लाइक नहीं करते हो। उस लाइक बटन से हमें कोई पैसा नहीं मिलता है, ना ही आपका ज्यादा कोई टाइम जाता है। बस उस लाइक बटन से, वो लाइक जितने होते हैं हमारा उतना मोटिवेशन हमें मिलता है और आपके लिए और बढ़िया करने का। तो मैं चाहूंगा आप वीडियो देखें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। अगर इस वीडियो में आपको कुछ अधूरा लगा हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं, हम आगे और इम्प्रूव करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।